हाय। जिनका मेन हिंदी है सेमेस्टर 4 में, जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 8 का एक प्रश्न बनता है। प्रगतिवादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि के रूप में नागार्जुन का मूल्यांकन कीजिए, अथवा नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविताएं वे हैं जिनमें उन्होंने प्रकृति और जीवन के विशिष्ट अनुभव रूपों का साक्षात्कार किया है। इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए, अथवा जैसा फकड़ाना कवि नागार्जुन का व्यक्तिगत जीवन है, उसी तरह उनकी कविता बैलोस और प्रहारक है। पठित रचनाओं के संदर्भ में इस विधान की समीक्षा कीजिए। इतने प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है और हर बार इस प्रश्न के उत्तर में हम अभी जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वही उसी प्रश्न के उत्तर में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। पूर्व भूमिका नागार्जुन के काव्य की भावगत विशेषताएं, नागार्जुन के काव्य की शैलीगत विशेषताएं और उपसंहार के रूप में हम इसे देखेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। कवि नागार्जुन ने अपने लेखन का प्रारंभ मैथिली रचनाओं से किया था। मैथिली में वे यात्री उपनाम से लिखते थे, अर्थात वे अपने मुख्य नाम से नहीं मगर मैथिली में यात्री के नाम से उनके जो भी लेख थे, जो भी साहित्य था, वह यात्री नाम से प्रकाशित होता था। उनकी पहली मैथिली रचना मिथिला मासिक में सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली हिंदी रचना का शीर्षक राम के प्रति था। वह सन 1935 ईस्वी में विश्व बंधु साप्ताहिक में प्रकाशित हुई है। उनकी रचनाकार का व्यक्तित्व बहुस्तरीय एवं बहुआयामी है। अब हम देखते हैं नागार्जुन के काव्य की भावगत विशेषताएं। नागार्जुन का लेखन प्रगतिवाद के प्रथम चरण में ही आरंभ हो गया था। नागार्जुन ने लिखना प्रथम प्रगतिवाद की शुरुआत में ही शुरू कर दिया था और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि नागार्जुन ने जो अपना लेखन शुरू किया था वह प्रगतिवाद के प्रथम चरण में ही आरंभ किया हुआ था। वे लगभग पिछले 60 वर्षों से लिखते रहे, यानी कि उन्होंने लगभग पिछले 60 सालों तक साहित्य की सेवा की। उनका लेखन यथार्थानुभव पर आधारित है, अर्थात तो उन्होंने जो लेखन प्रस्तुत किए या फिर लेखन हमारे सामने जो साहित्य प्रस्तुत किए वे यथार्थ के अनुभव पर आधारित थे। उन्होंने जो कुछ देखा है, भोगा है और जिया है उसे अपनी वाणी में उतारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ भोगा, यानी उनके साथ जो भी बीता और जिया है, यानी कि उन्होंने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, जो भी जीवन जिया है, वे उन्होंने यहाँ पर अपनी कविताओं में उतारा है। उनके काव्य में जो भावगत विशेषताएं हैं उसे हम देखते हैं। तो उनमें हम देखेंगे प्रगतिवादी
या जनवादी विचारधारा। अब देखेंगे दूसरा, व्यंग्य विदूप की तीव्रता, और देखते हैं प्रकृति चित्रण की सजीवता। यह सारी बातें जो मैंने अभी कही वे नागार्जुन का की भावगत विशेषताएं हैं। अब उनकी पहली विशेषता हम देखते हैं, प्रगतिवादी जनवादी विचारधारा। नागार्जुन की गणना प्रगतिवादी और जनवादी कवियों में होती है। आधुनिक हिंदी काव्य सरिता नाम का जो संग्रह है उसमें आरंभ में आधुनिक काल, उपलब्धियां, स्वरूप एवं दिशाएं शीर्षक के अंतर्गत प्रगतिवादी साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां मिलती थी वे वहाँ पर उन्होंने बताई हैं। उनमें से प्रायः सभी प्रवृत्तियों को नागार्जुन के काव्य में देखने को मिलती है। उनके काव्य का एक उदाहरण देखें तो वृद्ध वनस्पतियों की फूटी शाखाओं में पोर पोर टहनी टहनी का लगा दहकने। यह काव्य पंक्तियां पढ़ते ही हमें पंत जी की नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन पंक्ति का स्मरण हो जाता है। अब दिनकर, अंचल, नवीन आदि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रवर्तक ही है। अब हम देखते हैं कि दिनकर, अंचल, नवीन आदि प्रगतिशील कवियों की तरह नागार्जुन ने भी अपनी रचनाओं में खोखले प्रदर्शन, कोरे बुद्धिवाद, शोषण, भ्रष्टाचार आदि का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार, शोषण, खोखला प्रदर्शन इन सारी बातों को लेकर एक विरोध अपना प्रस्तुत किया है। इस संबंध में हम देखते हैं कि उनकी घुटन टहकों में खुलती है और तुम्हारी घुटन उन्नीदी चिड़घड़ियों में चुभती है। शोषण और बुद्धिवाद का विरोध। कवि नागार्जुन की प्रगतिशीलता की विशेषता यह है कि उन्होंने कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा के साथ बौद्ध मत का प्रभाव भी दिखाया है। नई कविता प्रतिनिधि रचनाएं के संपादक ने जो कहा वह यहाँ पर स्मरणीय है कि उनकी चेतना मार्क्सवादी तो है पर उनका क्लासिकीय रूप उन्हें कहीं भी आक्रंद नहीं देता। यह नागार्जुन के अर्थ में
जो नागार्जुन है वह सही अर्थ में जन कवि है। अब हम देखते हैं उनकी व्यंग्य विदुप की तीव्रता। जैसा कि दिशांतर काव्य संग्रह के परिशिष्ट में कवि नागार्जुन के काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डाला हुआ है और कहा गया है कि लोक चेतना और यथार्थानुभव से अनुप्राणित कवि के रूप में नागार्जुन ने तीव्र व्यंग्य का माध्यम चुना है। व्यंग्य की तीव्रता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। व्यंग्य के विविध रूपों में आत्मव्यंग्य को सर्वोत्तम समझा गया है। आधुनिक हिंदी काव्य संहिता में संकलित वे और तुम शीर्षक कविता आम व्यंग्य से ओतप्रोत है। इस कविता के अंत में कवि ने बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रहार किया है और कहा है कि उनको दुख है नए आम की मंजरियों को पाला मारा गया है। तुमको दुख है, काव्य संकलन निमक चाट गए हैं। अब व्यंग्य की इस तीव्रता से प्रभावित होकर हिंदी के अनेक आलोचकों ने नागार्जुन के तुलना विरुद्ध कबीर, निराला और भारतेंदु के साथ की है। जैसे हिंदी में व्यंग्य या तो निराला में लिखा है या नागार्जुन ने और केदार ने। यह कहना नामवर सिंह का है। नामवर सिंह की मान्यता ऐसी है, उन्होंने इस प्रकार कहा है। अब डॉक्टर हरिनारायण मिश्र क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि नागार्जुन की व्यंग्य रचना में कबीर की तलक, भारतेंदु की करुणा और निराला की विनोद वक्रता का वितरण सामंजस्य है। वे और तुम कविता के समान नागार्जुन की मंत्र संकलित प्रेत का बयान, आओ रानी इत्यादि कविताओं में भी व्यंग्य की तीव्रता देखी जा सकती है। प्रकृति चित्रण की सजीवता। कवि नागार्जुन की वृत्ति मूलतः हुमक्कड़ी थे। वे वृत्ति मूलतः हुमक्कड़ वृत्ति के हैं। वे संपूर्ण भारत में निरंतर घूमते रहे हैं। इसी कारण उनकी रागात्मक संवेदनाएं उनके यात्रानुभवों की प्रकृति, परिवेश की क्रियाओं से संबद्ध हो रही है। उनकी बहुचर्चित पात्र बादलों को घिरते देखा कि पंक्तियां कुछ ऐसी है। मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है। बादलों को गिरते देखा है। इसी प्रकार वसंत की अगवानी कविता में वसंत के आगमन ने
प्रकृति के विभिन्न तत्वों में जो उल्लास उमंग छा गए हैं उसका अत्यंत सजीव स्वाभाविक चित्रण उन्होंने कहा है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जौ गेहूं की हरी भरी बालों पर छाया स्मित भारवा कुसुमाकर की आशीष रंगीली शीत समीर गुलाबी झाड़ा धूप सुनहली जग बसंत की अगवानी में बाहर निकाला। यह जो कविता है वह संपूर्ण प्रकृति की रमणीयता एवं सजीवता से भरी हुई है। अब हम देखते हैं कि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं क्या है। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं एक तो भावानुकूल पाया जाना। नागार्जुन बहुभाषाविद कवि है। उन्होंने हिंदी और संस्कृति के अतिरिक्त अंग्रेजी मैथिली पाली सिंहली तिब्बती गुजराती मराठी बंगला आदि जैसी कई भाषाओं पर अपने अधिकार प्राप्त किए थे, अर्थात उन्होंने इन सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके काव्य में भावानुकूल भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग हमें दिखाई देता है। इसके लिए हम कोई उदाहरण देखें तो स्मित भास्वर कुसुमाकर यह तत्सम शब्दावली है। तो मधुमक्खी के झुंड भिड़े के हैं डाल डाल में यह तद्भव है। पोर पोर टहनी टहनी सार्थक पुनरुक्ति है। पिचको गालो तक पर है कुसुम न्योछावर। यह चित्रात्मक शब्दावली है। यहाँ भाव के अनुकूल भाषा के प्रयोग से अभिव्यक्ति में प्रभावोदात्मक अभिव्यक्ति हुई है। अब हम देखते हैं आकर्षण अलंकार। आकर्षक अलंकारण से सुसज्जित कवि नागार्जुन की कविताएं हमारा मन अनायास मोह लेती है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रवास और आदि शब्दालंकारों के साथ उपमा उत्प्रेक्षा इनके उदाहरण है गुच्छे गदराए चितकबरी चांदनियों में। यह जो है वह वृत्यानुप्रास है। झिंगरों की सहनाई नीले फूलों पर नभ मुस्कुराया यह रूपक उत्प्रेक्षा है। टूट पड़े भौरे मधुमक्खी के झुंड भिड़े है यह स्वाभाविक है। कवि नागार्जुन ने कविता में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत प्रयत्नपूर्वक नहीं किया बल्कि अनायास अलंकरण हो गया है और इसीलिए इसकी अभिव्यक्ति जो है वह आकर्षक लगती है। अब हम देखते हैं आगे बहुरूपी बिंब विधान। बिंब विधान की दृष्टि से वसंत की अगवानी
कविता विशेष महत्व रखती है। इस कविता में दृश्य बिंब, श्राव्य बिंब, स्पर्श बिंब इत्यादि बिंबों के अनेक रूप मिलते हैं। टेसु निकले, गुलाब झाड़ा आदि दृश्य बिंब, झिंगुर की सहनाई पर मुखर हुई बांसुरी, यह श्राव्य बिंब है। शीत समर पोर पोर आदि यह स्पर्श बिंब है। इस प्रकार नागार्जुन ने काव्य का शैली पक्ष और कला पक्ष दोनों मनोरम है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि नागार्जुन हिंदी के उन विशिष्ट कवियों में हैं जिनके पास काव्यात्मक रूप और काव्य बाह्य को संगठित करने वाली निजी भाषा और निजी विवेक है। इसी कारण उनकी कविताएं अपने समय और संदर्भ का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।